नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। ईरान युद्ध अब एक ऑयल वॉर में बदल चुका है। अब इस युद्ध में सैन्य ठिकानों के बदले तेल ठिकानों पर हमले हो रहे हैं। ईरान ने आज पश्चिम एशिया के 4 देशों में 7 ऑयल और गैस प्लांट्स पर हमला किया है। ईरान ने कतर में दुनिया के सबसे बड़े LNG एक्सपोर्ट सेंटर पर मिसाइल से हमला किया और सबसे चिंता की बात यह है कि भारत अपना 40% LNG यहीं से लेता है। ईरान ये हमले इसलिए कर रहा है क्योंकि एक दिन पहले ही इजराइल ने ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला किया था, जो दुनिया का सबसे बड़ा गैस भंडार है। ईरान अब इस लड़ाई को युद्ध के मैदान से हटाकर तेल के बाजार में ले जाना चाहता है, जहां उसके हर हमले की कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ेगी। और अगर यह युद्ध अब रुक भी गया तो ऑयल और गैस की सप्लाई सामान्य होने में बहुत समय लग जाएगा। अमेरिका की खुफिया विभाग की प्रमुख तुलसी गबार्ड ने कहा है कि अमेरिका के लिए ईरान से भी ज्यादा बड़ा न्यूक्लियर खतरा अब पाकिस्तान है। तुलसी गबार्ड ने अमेरिका की संसद को यह कहा कि पाकिस्तान लंबी दूरी की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है, जो अमेरिका तक भी पहुंच सकती है। और आखिर में आपको इंदौर के घर में लगी आग की दर्दनाक घटना के बारे में बताएंगे, जिसमें इस परिवार के 8 लोगों की जान चली गई। इस घर के आंगन में रात के समय एक इलेक्ट्रिक कार चार्ज हो रही थी, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ और फिर इस 3 मंजिला मकान में आग लग गई। इनमें से एक मंजिल पर डिजिटल लॉक लगा हुआ था, जो आग लगने की वजह से जैम हो गया और वहां पर मौजूद लोग अंदर ही फंस गए। उन्हें बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। आज हम आपको दिखाएंगे कि टेक्नोलॉजी अपने साथ कुछ खतरे भी लेकर आती है, और इसी घटना को लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की चार्जिंग और डिजिटल लॉक की सुरक्षा को भी आज हम आपके लिए डिकोड करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको युद्ध का अपडेट देते हैं। ईरान युद्ध का आज 20वां दिन है और आज पश्चिम एशिया के 4 देशों में 7 ऑयल और गैस प्लांट्स पर ईरान ने हमले किए हैं। ईरान ने कतर, सऊदी अरब, कुवैत और UAE में हमले किए हैं, और ईरान ये हमले इसलिए कर रहा है क्योंकि कल यानी 18 मार्च को इजराइल ने ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला किया था, और ये दुनिया का सबसे बड़ा गैस भंडार है। ये बहुत बड़ी खबर है। दुनिया के सबसे बड़े गैस भंडार पर इजराइल ने हमला कर दिया, और इस गैस भंडार का एक हिस्सा कतर में भी है, और अब कतर भी इजराइल से बहुत नाराज है। इस युद्ध में दोनों पक्ष एक दूसरे के तेल के भंडार और रिफाइनरीज पर अब हमले कर रहे हैं। इस समय यह युद्ध अगर रुक भी गया तो ऑयल और गैस की सप्लाई सामान्य होने में बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि जिस कदर ऑयल रिफाइनरीज और तेल के भंडार, इनमें आग लगा दी गई है, इन्हें नष्ट किया गया है। इससे दुनिया भर का बहुत नुकसान हो चुका है। पूरी दुनिया का लगभग 30% ऑयल, गैस और फर्टिलाइजर्स का प्रोडक्शन पश्चिम एशिया में ही होता है। यानी अब यह हमला कुछ देशों पर नहीं, बल्कि सीधे सीधे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर अपने निशान छोड़ रहा है, सबका नुकसान कर रहा है। ईरान ने आज सुबह कतर के रास लफान लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG हब पर मिसाइल से हमला किया। यह दुनिया का सबसे बड़ा LNG एक्सपोर्ट सेंटर है और यहां बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। रास लफान सिर्फ एक प्लांट नहीं है, बल्कि ये एक मेगा एनर्जी कॉम्प्लेक्स है। यहाँ LNG की कई प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, एक्सपोर्ट करने वाले टर्मिनल्स हैं और LNG के बहुत बड़े बड़े स्टोरेज टैंक्स हैं। और यहीं पर नेचुरल गैस को सीधे लिक्विड फ्यूल्स में बदलने वाली दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। इसका मतलब है कि कतर में किसी एक बिल्डिंग पर नहीं, बल्कि एनर्जी के पूरे इकोसिस्टम पर हमला किया गया है। आज यहाँ एक बार नहीं, बल्कि कई हमले हुए और इतना ज्यादा नुकसान हुआ है कि इस समय यहां पर प्रोडक्शन को पूरी तरह से बंद करना पड़ा है। अब जरा आप मानचित्र पर देखिए कि ये LNG हब कतर में कहां पर है।
कतर अकेले ही पूरी दुनिया का लगभग 20% एलएनजी का प्रोडक्शन करता है और सबसे चिंताजनक बात हम सब के लिए यह है कि भारत अपना 40% एलएनजी यहीं से लेता है, जिससे भारत की सप्लाई पर भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा। नक्शे पर आप देखिए कि कहां-कहां पर हमले हो रहे हैं। कतर, यूएई, सऊदी अरब, कुवैत और हर जगह तेल के भंडार या फिर ऑयल रिफाइनरीज पर हमले किए जा रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले कतर के प्रधानमंत्री ने कहा है कि ईरान के लोगों के साथ कतर का एक पुराना साझा इतिहास रहा है और कतर ये नहीं चाहता कि ईरान के साथ उसके संबंध खराब हों। ईरान ने कतर की तरह सऊदी अरब में भी 2 ऑयल रिफाइनरीज पर हमला किया है और सऊदी अरब की राजधानी रियाद के पास एक ऑयल रिफाइनरी पर ईरान ने ड्रोन से हमला किया। सऊदी अरब ने ईरान की 8 बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ कई ड्रोन्स को भी हवा में ही मार गिराने का दावा किया है। यानी ये हमला और भी बड़ा हो सकता था, लेकिन सऊदी अरब के एयर डिफेंस सिस्टम ने ज़्यादातर मिसाइल्स को और ड्रोन्स को हवा में ही रोक लिया, लेकिन उसके बावजूद ये हमला हो गया। सऊदी अरब की इस रिफाइनरी को वहां की एक बहुत बड़ी कंपनी चलाती है जिसका नाम है अरामको, और यह दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनियों में से एक है। आपने इसका कई बार नाम सुना होगा, अरामको का। ये दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनियों में से एक है और इसी कंपनी के पास दुनिया के सबसे ज्यादा और बड़े तेल भंडार भी हैं। ईरान ने सऊदी अरब की एक और ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन से हमला किया है और इसका नाम है सैमरेफ। और सैमरेफ हर दिन 4 लाख बैरल तेल का प्रोडक्शन करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से काफी दूर रेड सी के पास है। आप मानचित्र पर इस ऑयल रिफाइनरी की लोकेशन भी देख सकते हैं और इस समय यहां से बिना किसी रुकावट के पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई हो रही थी। यानी ये सऊदी अरब का एक बैकअप रूट है। लेकिन ईरान ने यहां पर भी हमला करके दुनिया को यह बता दिया है कि पश्चिम एशिया में अब कोई भी ऑयल रिफाइनरी सुरक्षित नहीं है और पश्चिम एशिया में जो खाड़ी देश है और वो देश जो अमेरिका का साथ दे रहे हैं, अब उनका कोई भी तेल भंडार, उनकी कोई भी ऑयल रिफाइनरी सुरक्षित नहीं है। वो हर तेल भंडार को, हर ऑयल रिफाइनरी को नष्ट कर देंगे। आज सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने कहा है कि जरूरत पड़ी तो सऊदी अरब के पास सैन्य कार्रवाई करने का अधिकार है। यानी अगर आवश्यकता पड़ी तो वो ईरान पर हमला कर सकता है। लेकिन अभी तक पश्चिम एशिया के किसी भी देश ने ईरान पर सीधे सीधे कोई हमला नहीं किया है। Will backfire politically, will backfire, I believe, morally, and certainly, as we have stated quite clearly, we have reserved the right to take military actions if deemed necessary. And if the time comes, the leadership of the kingdom will take the necessary decision. We will not shy away from protecting our country and our economic resources. सऊदी अरब में जो हमला हुआ वो आपने देख लिया। इसके बाद कुवैत में भी 2 ऑयल रिफाइनरीज पर ईरान ने हमला किया है, जिसके बाद वहां पर भीषण आग लग गई। ये तस्वीरें देखिए। और इसके बाद यूएई में भी एक गैस रिफाइनरी और एक तेल भंडार, यानी 2 स्थानों पर ईरान के हमले के बाद वहां पर तेल का प्रोडक्शन बंद कर दिया गया है। और अब से थोड़ी देर पहले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि ईरान ने इजराइल के हमले के जवाब में अपनी ताकत का सिर्फ एक छोटा सा अंश ही इस्तेमाल किया है।
यानी ईरान ये दावा कर रहा है कि उसने अभी अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाई है, अभी तो ताकत का एक छोटा सा रूप दिखाया है। ईरान के विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि अगर फिर से ईरान के गैस भंडार पर हमला किया गया तो ईरान की सेना अब आगे और संयम नहीं बरतेगी। तो आप ये देख लीजिए कि इस समय जो आज की खास बात है वो ये है कि ये जो ईरान का युद्ध है अब ये तेल के भंडार तक पहुंच गया है और ईरान ने खाड़ी देशों के तेल भंडारों पर हमला करना शुरू कर दिया है, ऑयल रिफाइनरीज पर हमला करना शुरू कर दिया है और इससे न सिर्फ इन खाड़ी देशों का नुकसान हो रहा है, पूरी दुनिया का नुकसान हो रहा है। अब आपको ये बताते हैं कि ईरान ने इन 4 देशों के ऑयल और गैस प्लांट्स पर हमले क्यों किए हैं। कल आपको याद होगा इजराइल ने ईरान के साउथ पार्स गैस भंडार पर हमला किया था, जिसके बाद वहां पर आग लग गई और ईरान का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तस्वीरें अपने आप आपको बता देंगी। अब आप नक्शे पर यह देख सकते हैं कि यह गैस भंडार ईरान और कतर की सीमा पर है और ये जो गैस भंडार है ये दोनों देशों के इलाके में फैला हुआ है। इसका एक अंश ईरान के पास है और दूसरा कतर के पास है। ईरान के इलाके में इस गैस भंडार का नाम है साउथ पार्स और कतर के इलाके में इसका नाम है नॉर्थ डोम। ये दुनिया का सबसे बड़ा गैस भंडार है, आप देखिए इस नक्शे में, जिसमें लगभग 51 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर्स गैस मौजूद है। यानी पूरी दुनिया के कुल गैस भंडार का लगभग 20% यहीं पर मौजूद है। और अगर दुनिया सिर्फ इसी गैस भंडार का इस्तेमाल करे तो ये 13 वर्षों तक पूरी दुनिया को गैस की सप्लाई कर सकता है अकेले अपने दम पर। इसलिए इस गैस भंडार पर हमला दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा संकट है, यह दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। इसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के हमले पर दोनों देशों के बीच एक बीच बचाव कराने की कोशिश की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि अमेरिका को इजराइल के इस हमले की कोई जानकारी नहीं थी और अब इजराइल ईरान के और किसी गैस भंडार पर हमला नहीं करेगा। और अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने भी कहा है कि आज अमेरिकी सेना अपना अब तक का सबसे बड़ा हमला ईरान पर करने वाली है। And again today will be the largest strike package yet, just like yesterday was. As I've said from day one, our capabilities continue to build, Iran's continue to degrade. We're hunting and striking death and destruction from above. Iran's air defenses flattened. Iran's defense industrial base, the factories, the production lines that feed their missile and drone programs, being overwhelmingly destroyed. तो देखिए जो अभी टर्निंग पॉइंट आया है इस समय वो ये है कि इजराइल ने साउथ पार्स पर, जो ईरान का सबसे बड़ा तेल भंडार है, दुनिया का सबसे बड़ा गैस भंडार है साउथ पार्स, इस पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से ईरान जो है वो बहुत नाराज हो गया है। ईरान गुस्से में है और ईरान गुस्से में ऐसे पागल हुआ कि उसके बाद उसने जो खाड़ी देश हैं उनके तेल और गैस भंडारों पर भी हमले करने शुरू कर दिए और उसने कहा कि अगर आप हमारे तेल भंडार को, हमारे गैस के भंडार को छेड़ोगे तो फिर हम आपके भी ऑयल रिफाइनरीज को छोड़ेंगे नहीं, आपके भी तेल और गैस के भंडार को हम बर्बाद कर देंगे। और इसीलिए उसने लगातार आज खाड़ी देशों के तेल भंडारों पर, ऑयल रिफाइनरीज पर हमला करना शुरू किया है। लेकिन ये सब कुछ शुरू हुआ इजराइल की तरफ से, जब इजराइल ने ईरान के इतने बड़े गैस भंडार पर हमला कर दिया। अब अमेरिका ये कह रहा है कि ये हमला इजराइल ने अपनी मर्जी से किया। इस हमले के बारे में अमेरिका को कुछ पता नहीं था और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब ये कह रहे हैं कि मैं इस बात का आश्वासन देता हूं कि इजराइल अब इसके बाद ईरान के किसी भी तेल या गैस भंडार पर और हमला नहीं करेगा। लेकिन साथ ही अमेरिका के रक्षा मंत्री ये भी कहते हैं कि आज अमेरिका की सेना ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने वाली है। यानी आज की रात बहुत भारी है और यह हमला कभी भी हो सकता है अगर अमेरिका के रक्षा मंत्री
वाकई में सही बात कह रहे हैं तो। और अभी से थोड़ी देर पहले एक और बड़ा बयान आया है। यूरोपियन यूनियन और जापान ने इस युद्ध पर एक संयुक्त बयान जारी किया है। इस बयान में इन सारे देशों ने कहा है कि हॉर्मुज के रास्ते को सुरक्षित बनाने के लिए जो भी अंतर्राष्ट्रीय कोशिशें हो रही हैं उसमें वो अपना योगदान देंगे। और साथ ही यूरोपियन यूनियन और जापान ने उन सभी देशों का धन्यवाद भी किया है जो हॉर्मुज को सुरक्षित बनाने की कोशिश इस समय कर रहे हैं। तो देखिए, देर से ही सही, लेकिन अब यूरोप के जो तमाम देश हैं वो धीरे धीरे इकट्ठे हो रहे हैं। जापान उनके साथ आ गया है और अब वो ये कह रहे हैं कि हॉर्मुज को सुरक्षित बनाने के लिए हमसे जितना भी जो भी बन पड़ेगा अब हम करने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आज हमने आपको बताया कि ईरान चुन चुन कर अब तेल भंडारों पर हमले कर रहा है और अब से थोड़ी देर पहले ही ईरान ने इजराइल के हाइफा में एक ऑयल रिफाइनरी पर मिसाइल से हमला किया है। उसकी तस्वीरें भी आ गई हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भले ही ये दावा कर रहे हों कि वो ईरान के साउथ पार्ट्स पर इजराइल के हमले से नाराज़ हैं और उन्हें इस हमले के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स का ये दावा है कि अमेरिका ने ही इस हमले में इजराइल की मदद की थी। इधर प्रधानमंत्री मोदी ने आज ईरान युद्ध पर फ्रांस, ओमान, जॉर्डन और मलेशिया के राष्ट्र प्रमुखों से बातचीत की है। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से भी पश्चिम एशिया के हालात पर आज चर्चा की है और प्रधानमंत्री मोदी ने इसके बारे में सोशल मीडिया पर लिखा कि तनाव को कम करने के लिए बातचीत और कूटनीति के रास्ते पर लौटना बहुत ज़रूरी है। दोनों देश दुनिया में शांति और स्थिरता के लिए आपसी सहयोग जारी रखेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति मैक्रों ने भी इसके जवाब में सोशल मीडिया पर लिखा कि भारत और फ्रांस मिलकर काम कर रहे हैं ताकि इस इलाके में तनाव कम हो सके और शांति लाने की कोशिशों में बातचीत और कूटनीति को सबसे आगे रखा जाए। बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के उन बहुत ही गिने चुने नेताओं में से एक हैं जो दोनों पक्षों से बात करते हैं, जो आज अमेरिका से भी बात कर सकते हैं, जो ईरान के साथ भी बातचीत करते हैं और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के भी वो बहुत करीबी दोस्त हैं। उनकी ईरान से भी दोस्ती है, इजराइल से भी दोस्ती है और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी उनके संबंध अच्छे हैं। तो वो चाहें तो इसमें भारत एक बहुत बड़ी मध्यस्थता कर सकता है और इसी प्रकार से भारत के जो संबंध हैं खुद प्रधानमंत्री मोदी के खाड़ी देशों के तमाम राष्ट्राध्यक्षों के साथ बहुत अच्छे और मधुर संबंध हैं। इसलिए अगर कोई ऐसा नेता है जो इन सारे लोगों से, सब पार्टियों से एक साथ बात कर सकता है तो वो भारत के प्रधानमंत्री मोदी हैं और शायद इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री लगातार इन देशों के प्रधानमंत्रियों से, राष्ट्रपति से लगातार बात कर रहे हैं और आज उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति से भी बात की है, ये देखने के लिए कि ये सारे देशों के साथ मिलकर कैसे भारत भी एक शांति का रास्ता निकाल सकता है। अब देखिए, जब ईरान का युद्ध शुरू हुआ था तो अमेरिका ने इसका नाम दिया था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। हिंदी में इसका मतलब है एक शक्तिशाली और ऐतिहासिक सैन्य अभियान। लेकिन अब हालात ऐसे बन रहे हैं कि ये ऑपरेशन कहीं एपिक फेल्योर में ना बदल जाए, इसका नाम कहीं ऑपरेशन एपिक फेल्योर ना रखना पड़े और इसका मतलब होगा ट्रंप के लिए एक ऐतिहासिक असफलता। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने जितना सोचा था ये युद्ध उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक और अनिश्चित हो चुका है। अमेरिका और इजराइल ने इस युद्ध में ईरान के 15,000 से ज्यादा ठिकानों पर हवाई हमले किए, लेकिन इतने हमलों के बाद भी ईरान खत्म होने की बजाय, कमजोर होने की बजाय और खतरनाक होता जा रहा है और यही इस युद्ध का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है और सरप्राइज भी है। राष्ट्रपति ट्रंप की सारी रणनीति इस समय फेल हो रही है और वो ईरान को कंट्रोल करने में अभी तक असफल रहे हैं। युद्ध के पहले ही दिन जब ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के साथ ईरान के रक्षा मंत्री, उनके रेवोल्यूशनरी गार्ड के चीफ और ईरान के सेना प्रमुख सहित कई बड़े बड़े लीडर्स मारे गए तो अमेरिका को इस युद्ध में अपनी जीत का भ्रम पहले दिन ही हो गया।
अब तक अमेरिका ईरान के 40 बड़े लीडर्स और आर्मी कमांडर्स को मार चुका है और इनमें ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी भी शामिल हैं, जो कि एक बहुत बड़ा कैच है इजराइल और अमेरिका के लिए। युद्ध के 3 हफ्तों के बाद अब अमेरिका की गलतफहमियां धीरे धीरे दूर हो रही हैं, क्योंकि युद्ध के 20 दिन बाद भी न तो ईरान के हमले रुक रहे हैं और न ही ईरान में कोई सत्ता परिवर्तन हुआ है। इसका एक कारण यह है कि अकेले हवाई हमले करने से ही किसी देश पर कब्जा करना आसान नहीं है और इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि सिर्फ हवाई हमलों के बल पर किसी भी देश में या तो सत्ता परिवर्तन हो गया हो या किसी देश का कब्जा हो गया हो। इसलिए बड़ा पॉइंट जो है वो ये है कि हवाई हमले काफ़ी नहीं हैं। हवाई हमलों से ईरान का कुछ नहीं बिगड़ रहा। ईरान की लीडरशिप कमज़ोर ज़रूर हुई है और उनकी सेना पर दबाव भी है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ की व्यवस्था आज भी मजबूती से खड़ी है और एक नेता या एक आर्मी जनरल के जाने के बाद उसका दूसरा उत्तराधिकारी तुरंत काम संभाल लेता है, जिससे पता चलता है कि ईरान की सत्ता और वहाँ की व्यवस्था में कितनी गहराई है। इस दौरान अमेरिका और इजराइल की उम्मीदें ईरान के अंदर विद्रोहियों पर भी टिकी हुई थी। उन्हें लगता था कि ईरान की असंतुष्ट जनता ही वहाँ की सत्ता को उखाड़ फेंकेगी और अगर वहाँ पर सिविल वॉर हुआ तो अमेरिका का काम और भी आसान हो जाएगा। तो अमेरिका ने यह सोचा था कि जैसे ही वो हमला करेंगे, ईरान में जो जनता परेशान बैठी है वो विद्रोह कर देगी, सिविल वॉर हो जाएगा और वो खुद ही अपनी सरकार को उखाड़ फेंकेगी। लेकिन ऐसा विद्रोह ईरान में नहीं हुआ। अब अमेरिका अपनी रणनीति में बदलाव कर रहा है और हो सकता है कि अमेरिका जल्द ही ईरान की ज़मीन पर अपनी सेना को उतार दे। यानी अब यह युद्ध अपने सबसे खतरनाक और निर्णायक चरण में पहुंच चुका है। लेकिन ये जो चरण अगर शुरू हुआ और अमेरिका ने अगर ये फैसला किया तो ये अमेरिका के लिए बहुत रिस्की भी होगा, क्योंकि जैसे ही अमेरिका की सेना उतरेगी ईरान की ज़मीन पर तो उनकी कैजुअलिटी बढ़ेंगी, उनके सैनिकों की जान जाएंगी। वापस कॉफिन्स जब जाएंगे, बॉडी बैग्स जब जाएंगे तो अमेरिका की जनता और ज़्यादा सवाल करेगी। ईरान इस युद्ध की कीमत बढ़ाना चाहता है, वो इसे अमेरिका और पूरी दुनिया के लिए बहुत महंगा बनाना चाहता है और ईरान धीरे धीरे अमेरिका को थकाना चाहता है। हॉर्मूज़ के बाद अब ईरान दूसरे खाड़ी देशों के ऑयल और गैस रिफाइनरीज पर हमले कर रहा है ताकि पूरी दुनिया में तेल और गैस की कमी हो जाए। इससे क्रूड ऑयल महंगा होगा और पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी आ जाएगी। खाड़ी देशों की सबसे बड़ी दुविधा यही है कि उन्होंने ये युद्ध शुरू नहीं किया, लेकिन नुकसान सबसे ज़्यादा उन्हीं का हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, खाड़ी देशों की जो पूरी इकॉनमी है वो तेल पर चलती है और ईरान ने उसी तेल पर हमला कर दिया। अब ट्रंप भले ही ईरान को पूरी तरह से ख़त्म करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि अब वो इस युद्ध में ऐसी जगह पर आकर फंस गए हैं जहां और आगे बढ़ना बेहद खतरनाक हो सकता है और पीछे हटने पर उनकी बेइज्जती होने का खतरा है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के एक प्रोफेसर हैं जिनका नाम है रॉबर्ट पेप। उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है बॉम्बिंग टू विन, एयर पावर एंड कोअर्शन इन वॉर। इसमें उन्होंने वर्ष 1917 से लेकर 1991 तक के 33 बड़े हवाई हमलों की रणनीति का विश्लेषण किया है और इस किताब के मुताबिक इतिहास में कई बार अलग अलग देशों ने सिर्फ हवाई हमले करके सत्ता परिवर्तन की कोशिश की, लेकिन यह रणनीति कभी भी सफल नहीं रही। यानी हवाई हमले युद्ध तो जीत सकते हैं, लेकिन किसी देश की सरकार को गिरा नहीं सकते, वहां पर सत्ता परिवर्तन नहीं कर सकते। और ईरान में भी यही हो रहा है। अमेरिका ने जी भर के हवाई हमले कर लिए, लेकिन ईरान में कोई सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ। वहां की व्यवस्था अभी भी वैसे की वैसे ही है। अब ईरान युद्ध ने अमेरिका के पूरे अर्थशास्त्र को पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। अब अमेरिका की सरकार से ईरान युद्ध के लिए 200 अरब डॉलर यानी 18,40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का अतिरिक्त फंड अब अमेरिका मांग रहा है। एक अमेरिकी थिंक टैंक के मुताबिक युद्ध के पहले ही हफ्ते में अमेरिका के लगभग 1 लाख करोड़ रुपए खर्च हो गए। अब अगर इस खर्च में नए फंड को भी जोड़ दें तो इस युद्ध में अमेरिका का कुल खर्च ईरान की पूरी अर्थव्यवस्था के आधे से भी ज्यादा हो जाएगा। ईरान की वर्ष 2025 में जीडीपी लगभग 32,80,000 करोड़ रुपए की थी, जबकि नए फंड में 18,40,000 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। अमेरिका की तरफ से सरकार ने मांगे हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने यह कहा है कि 200 अरब डॉलर का यह बजट सिर्फ शुरुआत है और युद्ध का असली बोझ
अमेरिका की आम जनता को उठाना पड़ेगा। और हम आपको बार बार यही बात बता रहे हैं कि ईरान की रणनीति यही है। ईरान इस युद्ध को धीरे धीरे लड़ना चाहता है, इसे लंबा खींचना चाहता है, वो अमेरिका को थकाना चाहता है और ईरान इस युद्ध को महंगा बनाना चाहता है। वो चाहता है कि अमेरिका का ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च हो। दूसरी तरफ तेल की सप्लाई को रोककर वो तेल के दाम को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत बढ़ा देना चाहता है, ताकि इसकी वजह से दुनिया का हर देश प्रभावित हो जाए, पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी आ जाए, महंगाई हो जाए और अमेरिका में भी यही हाल हो। ये रणनीति है ईरान की और 20 दिनों में ईरान इस रणनीति में काफ़ी हद तक कामयाब हो रहा है, क्योंकि अब अमेरिका को और ज़्यादा फंड मांगने की आवश्यकता पड़ रही है इस युद्ध के लिए। अमेरिका की सरकार कह रही है कि अभी हमें और पैसा चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी सेना को ईरान युद्ध में उतारने पर अब गंभीरता से विचार कर रहे हैं। अमेरिका के मीडिया का यह दावा है कि अमेरिका ने लगभग 2200 सैनिकों की एक यूनिट को पश्चिम एशिया की तरफ भेज दिया है और अमेरिका की सेना का नाम है यूनाइटेड स्टेट्स मरीन कोर। इस फोर्स की सबसे बड़ी ताकत है दुश्मन के समुद्र तट पर उतरकर वहीं पर जबरदस्त हमला करना, और यह समुद्र, जमीन और हवा तीनों जगह ऑपरेशन करने में माहिर मानी जाती है। ये फोर्स बहुत ही कम समय में बड़ी सैन्य कार्रवाई और तेजी से दुश्मन के इलाके पर कब्जा करने की क्षमता रखती है और हॉर्मुज की खाड़ी में इसी सेना का इस्तेमाल करके अमेरिका ईरान के उन आइलैंड्स पर कब्जा कर सकता है जिससे अंतर्राष्ट्रीय ऑयल टैंकर्स को सबसे ज़्यादा खतरा है। और अमेरिका यही चाहता है कि इस फोर्स को अगर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भेज दे तो फिर वो इस पूरे इलाके को सुरक्षित कर सकता है और फिर यहाँ से तेल के जो जहाज़ हैं वो सुरक्षित रूप से आ सकते हैं, जा सकते हैं, जिससे पूरी दुनिया में होने वाली तेल की कमी कुछ हद तक काबू में आ जाएगी। अब हम ईरान युद्ध में गेम ऑफ ड्रोन्स को आपके लिए डिकोड करेंगे। ये जो पूरा खेल है ये ड्रोन्स का खेल है। इसी की मदद से ईरान लगातार ऑयल रिफाइनरीज पर सटीक हमले कर रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ईरान अपने शाहिद ड्रोन से अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर इतने सटीक हमले कैसे कर पा रहा है? ईरान के जो हमले हैं ये रुक नहीं रहे, खतरनाक हमले हैं और ईरान जहां चाह रहा है सीधे उसी निशाने पर ये हमले होते हैं। तो ये सब कैसे संभव है? दुनिया के ज़्यादातर पारंपरिक एयर डिफेंस सिस्टम्स लगभग 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने वाले फाइटर जेट्स या उतनी ही स्पीड से आने वाली मिसाइल्स का पता लगाने और उसे मार गिराने के लिए बने हैं। लेकिन जब धीमी रफ्तार से कोई ड्रोन आता है, जैसे ईरान के ये शाहिद ड्रोन्स बहुत धीमी रफ्तार से आते हैं, और जब ये ऐसा होता है तो ये अक्सर ऐसे डिफेंस सिस्टम्स को चकमा दे देते हैं, क्योंकि ये सारे डिफेंस सिस्टम्स बने ही इसलिए हैं कि ये तेज़ रफ्तार से आने वाली मिसाइल्स को मार सकें। लेकिन यहाँ पर ईरान ने जो चालाकी की है वो ये की है कि उसके जो ड्रोन्स हैं वो बहुत कम स्पीड से आते हैं। आसान भाषा में कहें तो स्लो स्पीड वाले ये ड्रोन क्रिकेट की उस स्लो बॉल की तरह हैं जिससे फास्ट बॉलर्स अक्सर बैटर को चकमा देते हैं। आपने देखा होगा बहुत बार जो तेज़ गेंदबाज होते हैं वो अपने ओवर में बीच में 3 गेंद तेज़ फेंकते हैं और फिर एक बहुत स्लो डिलीवरी करते हैं, स्लो बॉल फेंकते हैं जिससे वो बैटर को चकमा दे देते हैं। ईरान भी बिल्कुल यही कर रहा है। ईरान के इस ड्रोन की रफ्तार सिर्फ 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, सिर्फ 180 किलोमीटर, और ये अक्सर ज़मीन के बहुत नज़दीक उड़ान भरते हैं। इसे कॉम्पोजिट मटेरियल से बनाया जाता है जिसकी वजह से इसका रेडार सिग्नेचर भी बहुत कम होता है। रेडार सिग्नेचर का मतलब ये है कि किसी वस्तु को कोई रेडार कितनी आसानी से देख सकता है, पकड़ सकता है। अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम के रेडार ऐसे लक्ष्यों को आसानी से पकड़ लेते हैं जिनका साइज बड़ा हो, रफ्तार बहुत ही तेज हो और जिनके रेडार सिग्नेचर स्पष्ट हों, यानी मजबूत हों। ये रेडार धीमी रफ्तार वाले टारगेट्स को भी ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन समस्या ये है कि छोटा आकार, बहुत ही धीमी रफ्तार और कम ऊंचाई पर उड़ान भरने की वजह से इन ड्रोन्स का पता लगाना बहुत कठिन होता है और अमेरिका के जो एयर डिफेंस सिस्टम हैं वो इसीलिए इन ड्रोन से चकमा खा रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये रेडार कई बार बहुत ही धीमी रफ्तार वाले इस ड्रोन को एक पक्षी मान लेते हैं और रेडार का सॉफ्टवेयर और एल्गोरिथम ड्रोन को खतरा मानने की बजाय उसे अनदेखा कर देता है, ये सोचकर कि शायद ये कोई पक्षी है।
यानी इस युद्ध में शाहिद ड्रोन की धीमी रफ्तार ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। रेडार को चकमा देने वाली एक और टेक्नोलॉजी है जिसे कहते हैं स्वॉर्म अटैक। इसमें एक साथ सैकड़ों ड्रोन से किसी लक्ष्य पर हमला किया जाता है, जिससे वहां मौजूद एयर डिफेंस सिस्टम के रेडार पर दबाव बहुत बढ़ जाता है और वो रेडार और वो एयर डिफेंस सिस्टम्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इतने सारे ड्रोन्स उन्हें घेर लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ईरान के ये शाहिद ड्रोन ज्यादातर लक्ष्यों पर बिल्कुल सटीक हमले कर रहे हैं। अमेरिकी मीडिया ने पश्चिम एशिया के 7 देशों में ड्रोन के हमलों का एक विश्लेषण किया। इसमें 26 वीडियोज में से 21 में ड्रोन अपने लक्ष्य तक पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी ज्यादातर जगहों पर एयर डिफेंस सिस्टम इन ड्रोन्स को मार गिराने में असफल हो गया। ईरान और अमेरिका युद्ध ने यूक्रेन के ड्रोन अनुभव को बहुत महत्वपूर्ण बना दिया है, क्योंकि यूक्रेन पिछले कई वर्षों से रशिया के शाहिद जैसे ड्रोन से लड़ रहा है। इसलिए अब अमेरिका और दूसरे देश यूक्रेन के अनुभव का फायदा उठाना चाहते हैं और इस युद्ध में ईरान अपने शाहिद ड्रोन्स का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। ये टेक्नोलॉजी उसे रशिया से मिली है और इस शाहिद ड्रोन की जो कीमत है ये सिर्फ 18 लाख से 40 लाख रुपए है। इसकी स्पीड इतनी कम है, 180 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है, जिसको अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम पकड़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन यूक्रेन ने अब एक ऐसा ड्रोन बनाया है जो हवा में ही दूसरे ड्रोन्स को नष्ट कर सकता है और इस ड्रोन का नाम है स्टिंग इंटरसेप्टर ड्रोन और इसकी कीमत सिर्फ 90,000 रुपये से लेकर 1,80,000 रुपये तक है। जबकि इस समय अमेरिका शाहिद ड्रोन को मार गिराने के लिए अपने 2 एयर डिफेंस सिस्टम्स का इस्तेमाल कर रहा है। इसमें से एक है पैट्रियट। पैट्रियट की एक मिसाइल 36 करोड़ रुपए की है और दूसरा है थार्ड। थार्ड की एक मिसाइल की कीमत है 135 करोड़। तो 135 करोड़ की एक मिसाइल से अमेरिका एक 1.5 लाख रुपए के ड्रोन को मार रहा है। और अगर हम उसकी दूसरी कीमत लगाएं, ये तो यूक्रेन के ड्रोन की कीमत है, अगर शाहिद ड्रोन की कीमत भी हम लगाएं तो वो भी 18 से 40 लाख के बीच की है। ईरान अब एक आत्मघाती देश बनता जा रहा है जो अब पूरी दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन तुमको भी ले डूबेंगे। असल में ईरान के पास अब खोने के लिए कुछ बचा नहीं है, जो किसी भी युद्ध में सबसे खतरनाक स्थिति होती है। साउथ पार्स पर इजराइल के हमले ने ईरान को अब और भड़का दिया है। ईरान के कुल गैस उत्पादन का 70 से 75% साउथ पार्स से ही होता है और हमले के बाद यहाँ का प्रोडक्शन बंद हो चुका है। ईरान का सारा पैसा आना बंद हो जाएगा। वो तेल बेचकर जो पैसा कमाता था वो सारी सप्लाई अब खत्म हो जाएगी। अब ईरान खाड़ी देशों के तेल और गैस भंडार के पीछे पड़ा है और अब वो उन्हें भी पूरी तरह से नष्ट करने की धमकी दे रहा है और वो ये कह रहा है कि अगर हमारे तेल भंडार नहीं बचे तो हम आपके तेल भंडार को भी छोड़ेंगे नहीं। این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند. در نتیجه این اقدام زیرساخت‌های سوخت، انرژی و گاز مبدأ تهاجم در اولین فرصت در آتش می‌سوزد و به خاکستر تبدیل می‌شود. तो ईरान की सेना के जो प्रवक्ता हैं, आपने देख लिया किस तरह की भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं और वो साफ कह रहे हैं कि हम खाड़ी देशों के तेल भंडारों को छोड़ेंगे नहीं। पिछले 20 दिनों में ईरान की जो टॉप लीडरशिप है वो ख़त्म हो चुकी है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई सहित 40 बड़े उनके जो टॉप लीडर्स हैं और सेना के जो टॉप जनरल्स हैं वो मारे जा चुके हैं। अब नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई कहाँ हैं, किस हाल में हैं, क्या वो बहुत गंभीर रूप से घायल हैं, इसकी कोई जानकारी किसी के पास नहीं। इस समय ईरान की सत्ता पर किसका कंट्रोल है, वहाँ पर अहम फैसले कौन ले रहा है, ये बताना भी मुश्किल है। अगर आज शांति की भी बात करनी हो तो किससे की जाए, ये भी अमेरिका को पता नहीं है। ईरान में एक डॉक्ट्रिन चलती है जिसका नाम है मोज़ैक डॉक्ट्रिन और इसी की वजह से टॉप लीडरशिप खत्म होने के बाद भी ईरानी सेना की अलग अलग यूनिट्स हमले तो कर रही हैं, लेकिन इसके पीछे कोई रणनीति या प्लानिंग दिखाई नहीं देती। एक तरह से इस समय ईरान का पूरा सिस्टम एक ऑटो मोड पर चल रहा है या कह लीजिए ऑटो पायलट मोड पर है। ऐसा लग रहा है कि अब ईरान अपनी ताकत पर भरोसा करने के बजाय हताशा में हमले कर रहा है, इसलिए अब वो तेल के ठिकानों को राख में मिला देना चाहता है। ईरान अब इस लड़ाई को युद्ध के मैदान से हटाकर तेल के बाजार में ले जाना चाहता है, जहां उसके हर
हमले की कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ेगी और इसके लिए सारी दुनिया के देश अमेरिका को जिम्मेदार ठहराएंगे। यानी अगर युद्ध नहीं रुका तो ईरान खुद भी डूबेगा और पूरी दुनिया को ले डूबेगा। आपको याद होगा एक बार पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने भी अमेरिका में जाकर यही कहा था कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है और अगर हम पर हमला हुआ तो हम आधी दुनिया को अपने साथ लेकर डूबेंगे। जो बात असीम मुनीर कहते थे, अब वही काम ईरान कर रहा है। अब हम इस सवाल को आपके लिए डिकोड करेंगे कि क्या युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में मंदी आने वाली है। इसमें आपको अपना भविष्य भी दिखाई दे सकता है क्योंकि इस युद्ध का असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसे समझने के लिए ये 3 आंकड़े देखिए। पहला, आज कच्चे तेल में 7% की तेज़ी आई है और इस समय कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $110 प्रति बैरल हो गई है। डर के इस माहौल में भी सोने और चांदी में आज भारी गिरावट आई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी 11% और सोना 6% तक टूट चुका है। इससे ये पता चलता है कि आने वाले दिनों में चांदी की मांग भी घट सकती है क्योंकि अगर मंदी आती है तो उद्योगों में चांदी की मांग कम हो जाएगी। इसके अलावा ये भी संकेत मिलता है कि इस समय निवेशकों को जहां भी मुनाफा मिल रहा है वहां से पैसा निकाल रहे हैं और वो अपने पास कैश जमा कर रहे हैं। ये सारी घटनाएं ये बताती हैं कि आने वाले दिनों में दुनिया भर में महंगाई बढ़ेगी। इससे लोग कम पैसा खर्च करेंगे। ऐसे में मांग घट जाएगी बाजारों में, जिससे बड़ी बड़ी कंपनियों की बिक्री घटेगी और अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी हो जाएगी और इससे पूरी दुनिया में एक आर्थिक मंदी की आशंका बढ़ जाएगी। कतर के सबसे बड़े एलएनजी प्लांट पर हमला भारत के लिए एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। भारत अपने कुल एलएनजी इंपोर्ट का 40% हिस्सा कतर से मंगवाता है इसी जगह से। कतर के अलावा भारत अमेरिका, यूएई, ओमान और ऑस्ट्रेलिया सहित कई और देशों से भी एलएनजी का इंपोर्ट करता है। लेकिन अब भी भारत की कतर पर ही सबसे ज़्यादा निर्भरता है और कतर पर ये हमले जो हो रहे हैं उनके तेल और गैस भंडार पर, वहाँ पर जो प्रोडक्शन बंद हो रहा है, इसका सीधा असर हमारे और आपके ऊपर पड़ेगा। भारत अब अमेरिका के अलावा कनाडा, रशिया और ऑस्ट्रेलिया से भी एलएनजी खरीद रहा है, अपना इंपोर्ट उनसे और बढ़ा रहा है। लेकिन खाड़ी देशों से जहां 10 से 12 दिनों में ही एलएनजी भारत पहुंच जाता है, वहीं अमेरिका और कनाडा से एलएनजी आने में अब 35 से 45 दिनों तक का समय लगेगा। इसलिए इसकी कीमत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। एलएनजी का इस्तेमाल पावर प्लांट्स में होता है जिससे बिजली बनाई जाती है। इसके अलावा फैक्ट्रियों और फर्टिलाइजर्स बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। ऐसे में एलएनजी की सप्लाई अगर घटती है तो परेशानी बहुत बढ़ सकती है। कतर में हमले की वजह से दुनिया भर में अब गैस भी महंगी हो गई है। इस हमले के बाद आज यूरोप में गैस की कीमत 27% बढ़ गई। 18 मार्च को यूरोप में गैस की कीमत 54 यूरो मेगावाट पर आवर थी, जो आज लगभग 70 के भाव पर पहुंच गई है। 70 यूरो के भाव। युद्ध शुरू होने के बाद से यूरोप में गैस की कीमत लगभग 120% तक बढ़ चुकी है। आज कच्चा तेल $110 प्रति बैरल पर है, लेकिन हमारे देश के लिए चिंता की बात इससे भी ज्यादा है क्योंकि 18 मार्च को इंडियन क्रूड बास्केट की कीमत बढ़कर $146 प्रति बैरल तक हो गई। भारत अलग अलग देशों से कच्चा तेल खरीदता है और इन सभी देशों से खरीदे गए तेल की कीमतों का जब औसत मिलाया जाता है और औसत मिलाकर जो कीमत निकलती है उसे इंडियन क्रूड बास्केट कहते हैं। अब युद्ध की वजह से इंडियन क्रूड बास्केट पर क्या असर पड़ा है, इसे आप समझिए आंकड़ों से। पिछले साल अप्रैल से लेकर इस साल फरवरी तक इंडियन क्रूड बास्केट में कच्चे तेल की औसत कीमत लगभग $66 प्रति बैरल थी। 66। इन 11 महीनों में इसकी अधिकतम कीमत पिछले साल जुलाई में $71 तक पहुंची थी। 66 से सिर्फ 71 तक गई थी। लेकिन युद्ध शुरू होने के बाद मार्च में इंडियन क्रूड बास्केट में कच्चे तेल की औसत कीमत बढ़कर $114 प्रति बैरल हो गई और ये पिछले 11 महीनों के औसत से 71% ज्यादा है। लेकिन इस समय इसकी कीमत लगभग $147 प्रति बैरल पर पहुंच गई है, जो पिछले 11 महीनों के औसत के मुकाबले दुगने से भी ज्यादा है। इससे साफ संकेत मिलता है कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से आने वाले दिनों में न सिर्फ हमारे देश में बल्कि पूरी दुनिया में भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। इससे देश में महंगाई बढ़ेगी,
क्योंकि पेट्रोल और डीजल महंगे होंगे तो ट्रांसपोर्ट की लागत बढ़ जाएगी और हर चीज़ की कीमत बाजार में बढ़ जाएगी। भारत का घाटा भी बढ़ेगा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रुपए की कीमत में गिरावट आएगी। कच्चा तेल महंगा होने से फैक्ट्रियों में उत्पादन का खर्च बढ़ेगा, जिससे महंगाई और बढ़ेगी और कुल मिलाकर आने वाले दिनों में आम लोगों का जो औसत खर्च है वो बढ़ने वाला है। आपका जो महीने का जो खर्चा है घर चलाने का वो बढ़ सकता है, ऐसी आशंका है, क्योंकि हर चीज़ महंगी हो जाएगी। अमेरिका के सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व, जिसे आमतौर पर फेड कहते हैं, उसने 18 मार्च को एक बयान दिया कि आने वाले दिनों में दुनिया भर में महंगाई बढ़ने का खतरा है। इसलिए फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में कोई कटौती नहीं की। फेडरल रिजर्व ने इस साल अमेरिका में महंगाई का अनुमान 2.4% से बढ़ाकर लगभग 2.7% कर दिया है। ये खबर अमेरिका सहित पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात है। इसलिए आज भारत के शेयर बाजार में बहुत बड़ी गिरावट आई। आज सेंसेक्स 2500 अंक, निफ्टी बैंक 1900 अंक और निफ्टी 775 अंक गिर गया। पिछले साल अप्रैल के बाद भारतीय शेयर बाजार अब सबसे निचले स्तर पर आ चुका है। सिर्फ एक दिन में ही आज शेयर बाजार में लगभग 13 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। एक दिन में ही 13 लाख करोड़ रुपए खत्म हो गए। युद्ध की वजह से अब तक भारत के शेयर बाजार में 38 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। आज हमारे देश में भी सोने और चांदी में भारी गिरावट आई। आज चांदी में 26,000 रुपए की गिरावट आई और एक समय में इसकी कीमत 2,22,000 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई थी, जबकि सोने में आज 9,000 रुपए की गिरावट आई है और आज 10 ग्राम सोने की कीमत 1,44,000 रुपए है। आज भारत के अलावा अमेरिका, जापान, चीन, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन सहित दुनिया के ज़्यादातर शेयर बाजारों में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है। पूरी दुनिया इस समय ईरान युद्ध का जो खामियाजा है वो भुगत रही है। इस युद्ध के बीच एक नया सवाल तेजी से उभर कर आ रहा है। क्या पाकिस्तान अब अमेरिका के लिए एक नया खतरा बन सकता है? और क्या अब अमेरिका के लिए ईरान से ज़्यादा बड़ा खतरा पाकिस्तान होगा? अमेरिका की खुफिया विभाग की प्रमुख तुलसी गबार्ड ने अमेरिकी संसद में ये कहा है कि पाकिस्तान लंबी दूरी की मिसाइलें बना रहा है जो अमेरिका तक हमला कर सकती हैं, अमेरिका तक पहुंच सकती हैं। तुलसी गबार्ड ने संसद में जो बयान दिया है उसमें 3 बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। पहला, पाकिस्तान ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स का निर्माण कर रहा है, यानी ये मिसाइलें सीधे अमेरिका में हमला कर सकती हैं, अमेरिका तक पहुंचने में सक्षम है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान अब एक क्षेत्रीय हमला नहीं है, बल्कि पाकिस्तान अब एक अंतर्राष्ट्रीय खतरा बनता जा रहा है। पहले भारत जैसे देश कहते थे कि पाकिस्तान खतरनाक मिसाइल बना रहा है, न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है, जिससे हमारी सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है, इस क्षेत्र की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। लेकिन तुलसी गबार्ड का कहना है कि पाकिस्तान अब लंबी दूरी की मिसाइल बना रहा है और ऐसी मिसाइल जो अमेरिका तक पहुंच सकती है। आपने कभी सोचा है कि ईरान सीधे अमेरिका पर हमला क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि ईरान के पास एक भी ऐसी मिसाइल नहीं है जो अमेरिका तक पहुंच सके, जिसकी रेंज इतनी ज़्यादा हो। ईरान से अमेरिका की दूरी 11,500 किलोमीटर है और ईरान के पास इतनी दूरी की एक भी मिसाइल नहीं, लेकिन पाकिस्तान बना रहा है। दूसरी बात, तुलसी गबार्ड के अनुसार रशिया, चीन, नॉर्थ कोरिया, ईरान और पाकिस्तान तेजी से ऐसे मिसाइल सिस्टम्स विकसित कर रहे हैं जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। ये देश ऐसी एडवांस्ड मिसाइल्स बना रहे हैं जो अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर हमला कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अब अमेरिका में हमले का खतरा बहुत बढ़ता जा रहा है और जो खतरों के नाम हैं उन नामों में पाकिस्तान का नाम भी है। आज ज़रूर पाकिस्तान अमेरिका की टीम में खेल रहा है, आज ज़रूर अमेरिका और पाकिस्तान के बीच दोस्ती है, लेकिन पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान कभी भी पलट सकता है और अगर पाकिस्तान जिस दिन पलटा उस दिन उसके पास अगर ऐसी मिसाइल हुई जो अमेरिका तक पहुंच सकती है और उसके पास उस मिसाइल में न्यूक्लियर वॉरहेड होगा तो वो कुछ भी कर सकता है। तीसरी बात, तुलसी गबार्ड के मुताबिक वर्ष 2025 में लगभग 3,000 ऐसी मिसाइल्स थीं जो अमेरिका पर हमला कर सकती थी। पूरी दुनिया में 3,000 मिसाइल्स ऐसी हैं जो अमेरिका पर हमला कर सकती हैं और ये मिसाइल चीन के पास हैं, ये मिसाइल रशिया के पास हैं, नॉर्थ कोरिया के पास हैं। लेकिन वर्ष 2035 तक ऐसी मिसाइलों की संख्या बढ़कर 16,000 से भी ज़्यादा हो सकती है। अब आप
तुलसी गबार्ड का ये पूरा बयान सुनिए। State actors present a risk broader in scope by seeking new capabilities in kinetic and cyber warfare. The United States' secure nuclear deterrent continues to ensure safety in the homeland against strategic threats. However, the intelligence community assesses that Russia, China, North Korea, Iran, and Pakistan have been researching and developing an array of novel, advanced, or traditional missile delivery systems with nuclear and conventional payloads that put our homeland within range. The IC assesses that threats to the homeland will expand collectively to more than 16,000 missiles by 2035, from the current assessed figure of more than 3,000 missiles. The IC assesses that China and Russia are developing advanced delivery systems meant to be capable of penetrating or bypassing U.S. missile defenses. North Korea's ICBMs can already reach U.S. soil, and the IC assesses that it is committed to expanding its nuclear arsenal. Pakistan's long-range ballistic missile development potentially could include ICBMs with a range capable of striking the homeland. The IC assesses that Iran has previously demonstrated space launch and other technology it could use to begin to develop a militarily viable ICBM before 2035, should Tehran attempt to pursue that capability. However, these assessments will clearly be updated as the full impact of Operation Epic Fury's devastating strikes on Iran's missile production facilities, stockpiles, and launch capabilities is determined. अब जो खबर मैं आपको दिखाने वाला हूं, ये खबर वैसे तो कल की है, 18 मार्च की है। ये खबर हम आपको कल ही दिखाना चाहते थे, लेकिन कल समय की कमी के कारण ये खबर आपको दिखा नहीं पाए। लेकिन ये खबर इतनी महत्वपूर्ण है कि हम आज भी आपको ये खबर दिखाना चाहते हैं ताकि आप सब सचेत हो सके। 18 मार्च को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में एक घर में आग लगने की वजह से 8 लोगों की मौत हो गई। वैसे तो देश में आग लगने की खबरें आप अक्सर देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, लेकिन ये मामला बिल्कुल अलग है। इसलिए आज हम इस खबर का विश्लेषण आपके लिए कर रहे हैं। 18 मार्च की सुबह लगभग 4 बजे, सुबह 4 बजे 65 साल के मनोज पुगलिया नाम के एक व्यक्ति के घर पर यह आग लग गई। मनोज पुगलिया की इलेक्ट्रिक कार उनके घर के ही अंदर उनके आंगन में पार्क्ड थी और वहीं पर रात भर उसकी चार्जिंग हो रही थी। इसी दौरान गाड़ी के अंदर शॉर्ट सर्किट हो गया और उसकी वजह से पूरे मकान में आग लग गई। आग थोड़ी ही देर में 3 मंजिला मकान में फैल गई। मकान के 3 मंजिल थे और आग की वजह से घर में रखे सिलेंडर और फ्रिज में भी जोरदार धमाका हुआ। सिलेंडर भी फट गया और इस आग की वजह से घर के एक फ्लोर का दरवाजा लॉक हो गया, क्योंकि इस दरवाजे पर एक डिजिटल लॉक लगा हुआ था जो जैम हो गया। इस दौरान परिवार के 8 लोग अंदर फंस गए, जिनमें बच्चे भी शामिल थे और उन सभी की अंदर फंसे रहते हुए ही मौत हो गई। बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। हालांकि इस हादसे में 3 अन्य लोगों को घर के दूसरे रास्ते से बचा लिया गया। एक इलेक्ट्रिक व्हीकल जो कार है वो चार्जिंग पे लगी हुई थी शादी घर के बाहर, वहीं से वो एक्सप्लोजन हुआ है और कार और उस पॉइंट से आग जो है वो स्प्रेड होना शुरू हुई है, घर के अंदर पहुंची है। और क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है प्राइमरी एस्टिमेशन में कि इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स रहेंगे, जिससे कि दरवाजे जो पावर कट हो जाता है उससे वो दरवाजे लॉक रहेंगे जो बंद हो गए होंगे और उसमें कई चैनल गेट वगैरह भी हमें ऊपर से आके उसको तोड़ने पड़े हमारी टीमों को। उसके बाद उन लोगों ने अंदर उसमें प्रवेश किया है। इस खबर को आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये घटना सिर्फ एक हादसा नहीं है, बल्कि आधुनिक सुविधाओं के साथ, नई नई टेक्नोलॉजी के साथ छिपे खतरे से भी आपको अलर्ट करती है। हमारे देश में इस समय लगभग 57 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं और पिछले कुछ वर्षों में इनकी बिक्री और इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। लेकिन अभी भी हमारे देश में कई जगहों पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग की अच्छी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। कई बार लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की चार्जिंग में जुगाड़ का इस्तेमाल करते हैं, जैसे घटिया चार्जिंग वायर, लोकल या नकली चार्जर का इस्तेमाल करते हैं, बिना किसी प्रोफेशनल इलेक्ट्रिशियन के खुद ही चार्जिंग पॉइंट बना लेते हैं और ऐसे मामलों में आग लगने की संभावना कई बार बढ़ जाती है। इसीलिए ईवी चार्जिंग सेटअप बनाते समय आप कुछ बातों का खास तौर पर ध्यान रखिए। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक कार है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है कोई भी, तो पहली बात, हमेशा गाड़ी बनाने वाली कंपनी द्वारा दिया गया प्रमाणित चार्जर ही इस्तेमाल करें। चार्जिंग के दौरान अगर बैटरी बहुत गर्म हो जाए तो तुरंत चार्जिंग बंद कर दें।
दूसरा, चार्जिंग पॉइंट की पुरानी इलेक्ट्रिकल वायरिंग तुरंत बदलवाएं और ईवी की क्षमता के मुताबिक नई इलेक्ट्रिक वायर लगवाएं। चार्जिंग पॉइंट जमीन से कम आधा मीटर ऊपर होना चाहिए, क्योंकि यह मोबाइल फोन की चार्जिंग जैसा साधारण काम नहीं है। तीसरा, रात भर गाड़ी की चार्जिंग ना करें और गाड़ी को लंबे समय तक चार्जिंग पर छोड़कर ना जाएं, जैसा कई बार आप अपने मोबाइल फोन के साथ करते हैं। चौथा, अगर आप किसी लंबे सफर से आए हैं तो सफर से आने के बाद 45 मिनट तक इंतजार करें कम से कम, जिससे आपकी गाड़ी की बैटरी का तापमान सामान्य हो सके। अगर गाड़ी की बैटरी बहुत गर्म है और आप आए हैं लंबे सफर से, तो उसी समय चार्जिंग पर ना लगाएं। और पांचवी बात, गीले हाथों से चार्जर कभी ना छुएं और बारिश या ज़्यादा नमी वाली जगह पर चार्जिंग ना करें। अगर बारिश हो रही है तब भी आपको सावधान होने की आवश्यकता है। तो एक फैक्टर इस दुर्घटना में था इलेक्ट्रिक व्हीकल की चार्जिंग, क्योंकि उसी की वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ। अब दूसरा देखिए, इस 3 मंजिला मकान के एक फ्लोर पर डिजिटल लॉक लगा हुआ था जो जैम हो गया, जिसकी वजह से लोग अंदर ही बंद हो गए। हमारे देश में आजकल डिजिटल लॉक सुविधा और सुरक्षा का प्रतीक बन गए हैं, लेकिन इस प्रकार की आपात स्थिति में यही टेक्नोलॉजी कई बार बाधा बन सकती है, जैसे बिजली सप्लाई नहीं होने, आग लगने, बैटरी खत्म होने या सॉफ्टवेयर में कोई समस्या आने पर डिजिटल लॉक कई बार खुलते नहीं हैं और जैम हो जाते हैं। यानी डिजिटल लॉक भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। अगर डिजिटल लॉक खुद ही जैम हो जाए तब आप क्या करेंगे? इसलिए अगर आप डिजिटल लॉक का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखें, जैसे घर के अंदर से दरवाज़ा खोलने का एक मैनुअल विकल्प ज़रूर रखें। साथ ही ऐसा डिजिटल लॉक लगाएं जो आग लगने की स्थिति में भी कुछ समय तक काम करता रहे। इंदौर की यह घटना एक चेतावनी है कि आधुनिक सुविधाएं अगर सही तरीके से इस्तेमाल ना की जाएं तो वो भी कई बार आपके लिए जानलेवा बन सकती हैं। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और मनचाहा बोलने के लिए अनचाहा सुनने की ताकत भी होनी चाहिए। नमस्कार।